अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम अच्छा, सलाम। ये बेसिकली वो थोड़ा पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही होगा और आज हम थोड़ा सा ना अमेज़न का एल्गोरिथम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेज़न पे वर्किंग की किस तरह जा रही है। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक विज़न होना चाहिए, हमारे पास एक व्यू होना चाहिए कि हमने आगे चल के क्या-क्या प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है, किस तरह अमेज़न पे वर्किंग हो रही है। ठीक है जी? और लोग जो वर्किंग कर रहे हैं अमेज़न पे, वो क्या-क्या प्रोसीजर फ़ॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक हम देख लेते हैं, अपनी एक पिक्चर देख लेते हैं, क्योंकि एक पिक्चर से हम उसको ज़्यादा ईज़िली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, अमेज़न पे कोई भी इंसान अगर वर्किंग करना चाहता है एज़ अ सेलर, वो कहता है कि मैंने एज़ अ सेलर अमेज़न के ऊपर वर्किंग करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले वो सेलर, वो मर्चेंट अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करता है अमेज़न के ऊपर। ठीक है जी। उस स्टोर के अंदर वो अपने डिफरेंट लॉन्चेस करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी लिस्टिंग्स को लाइव करता है और वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लाके सेल करता है। और एक बायर होता है जो उसकी प्रोडक्ट को खरीदता है। बायर उसकी प्रोडक्ट को खरीदता है, वो आगे का मॉड्यूल है। वो जो सेलर होता है, वो अपनी इन्वेंटरी उसने लिस्टिंग तो क्रिएट कर ली, लेकिन जब उस लिस्टिंग के ऊपर स्टॉक ही नहीं होगा, उसकी इन्वेंटरी ही नहीं होगी, तो वो लिस्टिंग वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी। तो वो सेलर अपनी जो इन्वेंटरी का स्टॉक है, वो अपने अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देता है। अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देता है, जिसको एफबीए वेयरहाउस भी कहा कहा जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न वेयरहाउस। तो जब उसे ऑर्डर आता है, जब उस सेलर को ऑर्डर आता है, तो अमेज़न उस ऑर्डर को पिक करता है। उसकी जो इन्वेंटरी होती है, उसमें से वो उसकी प्रोडक्ट को पिक करता है और उसको डिलीवर कर देता है उसके बायर को। ये सिंपल सा प्रोसीजर अमेज़न के ऊपर वर्किंग कर रहा है और हर सेलर इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर रहा है। जो भी सेलर अमेज़न के ऊपर एफबीए करके बैठा हुआ है, उसके साथ यही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें एफबीएम के अंदर, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के अंदर, उसमें क्या प्रोसीजर है? हालाँकि वो भी तो सेलिंग अमेज़न पे ही कर रहा है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि वो सेलर अपनी लिस्टिंग, अपना स्टोर अमेज़न के ऊपर लाइव करता है। लेकिन वो अपनी जो इन्वेंटरी है, अपना जो स्टॉक है, वो अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भिजवाता। वो अपने वेयरहाउस में रखता है। वो कहाँ रखता है? अपने वेयरहाउस में। और जब उसे ऑर्डर आता है बायर की तरफ से, जब उसे बायर की तरफ से ऑर्डर आता है, तो वो अपनी इन्वेंटरी में से अपना यूनिट उठाता है, खुद उसे कोरियर कंपनी के थ्रू अपने बायर को पहुँचाता है। तो एफबीएम के अंदर सिर्फ़ ये डिफ़रेंस है कि यहाँ पे अमेज़न का वेयरहाउस नहीं होता, अपना वेयरहाउस होता है। यहाँ पे अमेज़न की डिलीवरी सर्विस नहीं होती, अपने तौर पर आपको डिलीवरी करवानी होती है। ठीक है जी? तो ये प्रोसीजर फ़ॉलो होता है अमेज़न के ऊपर एफबीए का और एफबीएम का। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाज़मन। तो अब आ जाते हैं अपने पुराने काम की तरफ। कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हम लोगों को कि प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही हमसे। हमने आज तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं हंट की है। अभी तक किसी ने मुझे प्रोडक्ट हंट करके नहीं दी है। इश्यू क्या आ रहा है आप लोगों को? आज हम थोड़ा-सा इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ एक इश्यू वाली प्रोडक्ट इश्यूज़ की बात की जाए तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं, गार्लिक पेस्टो। अच्छा जी, मैंने ये लेट्स सपोज़ आप में से किसी ने ये प्रोडक्ट मुझे ला के हंट करके दी और आपने मुझे कहा कि सर इस प्रोडक्ट को देखें और मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो आप मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्यों नहीं अच्छी? तो उसका आज हम देखते हैं कि क्यों नहीं अच्छी है। सबसे पहली वजह कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों नेग्लेक्ट करता हूँ या मैं मेरे अलावा कोई भी किसी के पास भी आप किसी भी सीनियर के पास या किसी भी ग्रुप में आप इस प्रोडक्ट को ले जाएँ तो वो आपको इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से रोकेंगे। उनकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। एक हाई कॉम्पिटिशन सर्च वॉल्यूम है इसका। मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने मुझे उस कीवर्ड को हंट करके वो वाली प्रोडक्ट सर्च करके देनी है जिसका सर्च वॉल्यूम 25 से 50,000 के बीच में हो। आप लोग मुझे 60, 70, 80,000 वाला सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट भेज रहे हैं। तो ये चीज़ सर्च वॉल्यूम की चीज़ सबसे ऊपर मैं देखता हूँ सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं अमेज़न तो नहीं बैठा हुआ। ठीक है? दूसरी चीज़ ये मैं देखता हूँ। मैंने तो फिर आप लोगों को थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी हुई है कि एक दफ़ा अगर अमेज़न हो, तो चलें उसको नेग्लेक्ट कर दें। हम उसको अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा-सा भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि उन्होंने तो लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने होते हैं।
तो वो अगर देखेंगे कि एक दफ़ा भी अमेज़न आ रहा है ना बीच में, एज़ अ कॉम्पिटिटर या एज़ अ बाय बॉक्स में आ रहा है, तब भी वो इस प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग जब मुझे प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं, उनके अंदर तो 1-1 2-2 दफ़ा अमेज़न वैसे ही बैठा होता है। तो वो किस तरह वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाए या उसको अप्रूवल दिया जाए। फिर यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोग मुझे भेज रहे थे जिनके अंदर 2-2 ब्रांड ना 2-2 दफ़ा बैठे हुए थे। मैंने आपको कहा था कि अगर एक ब्रांड भी 2 दफ़ा बैठा हुआ ना, तो उसको आपने नेग्लेक्ट कर देना है, उसको उस प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना है। तो 2-2 ब्रांड बैठे होंगे तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। तो इसको भी हम छोड़ देंगे इस प्रोडक्ट को। अब आगे आ जाते हैं, चलें ये तो बहुत माइनर सी बेसिक सी चीज़ें थी कि ये चीज़ आएगी तो इसको छोड़ देना, ये चीज़ आएगी तो इसको छोड़ देना। एवरेज रिव्यूज़ एवरेज रिव्यू जो आप लोग मुझे भेज रहे होते हैं वो 700, 800, 1000, 2000 इस तरह के एवरेज रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे 1400 एवरेज रिव्यूज़ हैं। मतलब मैं इसको देखूँगा तो देखते साथ ही मुझे पता लग जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट है। इसका सक्सेस स्कोर भी बहुत थोड़ा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है कि अगर सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, इसके एवरेज रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है सेल बहुत ज़्यादा है, तो उसका सक्सेस स्कोर क्यों इतना कम है इसका? इसकी वजह ये है कि एक एवरेज सेलर जिसके पास मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, आपको 95% सेलर वही मिलेंगे जिनके पास मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है। मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 25 टू 30,000 डॉलर्स के करीब। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी फिज़िबल नहीं है और हीलियम 10 भी इस बात को समझता है। तो इसी वजह से इसने इसको इतना थोड़ा सक्सेस स्कोर दिया हुआ है। एवरेज रिव्यूज़ मैंने आपको बताया है कि आपने कोशिश ये करनी है कि 300 से ज़्यादा ना हो, ठीक है? ज़रूर ये कोशिश करनी है। अब यहाँ पे इश्यू ये आता है कि आप लोग जो प्रोडक्ट लाके दिखाते हैं मुझे, उसमें एवरेज रिव्यूज़ चलें, एवरेज रिव्यूज़ उसमें 200 से 300 एक स्टूडेंट का आ गया था। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो उनकी सेल वेलोसिटी ही 30, 40, 50,000 डॉलर्स की हो जाती है। तो अगर एवरेज रिव्यूज़ थोड़े हैं, सेल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये हाई कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट है। दोनों पैरेलल भी चल सकते हैं और एक फैक्टर भी कॉम्पिटिशन को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है जी? तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। एक एवरेज रेवेन्यू और एक एवरेज रिव्यूज़। सबसे ज़्यादा गौर में आपने इन दोनों चीज़ों को रखना है ऊपर वाले पोर्शन में। फिर सेकंड सेकंड में मैं क्या चीज़ देखता हूँ, सबसे पहले इसको देखता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ, फिर एवरेज रेवेन्यू पे आता हूँ, फिर मैं कहाँ पे आता हूँ, बीएसआर पे आता हूँ। बीएसआर मैंने आपको बताया कि चलें बीएसआर अगर 50,000 से भी कम होगा ना, तो तब भी चल जाएगा। बीएसआर 50,000 से थोड़ा होगा ना, तो चल जाएगा। ना ना आप जाएँ, ना आप बहुत ज़्यादा हाई इस तरह की प्रोडक्ट ढूँढें जिसमें बीएसआर वो 6,000 7,000 हो। अब बीएसआर अगर 10,000 से कम है तब भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, समझें इस बात को। बीएसआर क्या चीज़ होती है? मैंने आपको बताया कि बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। अब जितना थोड़ा रैंक होगा तो इसका मतलब क्या है? कि उतनी ही पसंदीदा प्रोडक्ट है अमेज़न की। ठीक है? उतनी ही पसंदीदा प्रोडक्ट है अमेज़न की, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा फिर उसके ऊपर। तो इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने, जो कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को ज़हन में रखें इन चीज़ों को। फिर मैं आता हूँ एवरेज प्राइस की तरफ, कि प्राइस क्या है उसकी। अब ऑब्वियसली एवरेज प्राइस मैंने आपको बताया है कि एवरेज प्राइस $15 से अबव होनी चाहिए। ठीक है? तो क्यों $15 ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि हमने प्रॉफ़िट करना है। हमने प्रॉफ़िट ज़्यादा अर्न करना है। हम एक तरफ इस तरह लो कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं। अब आप लोग भी ठीक कहते हैं कि सर अगर हम 200 या 150 रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट ढूँढते हैं तो उसके ऊपर तो सेल ही बहुत कम होगी। 2-200 3-300 यूनिट पे वो किस तरह 10-10 20-20 हज़ार कमाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्राइस वाले फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप लोग भी तो मतलब आप लोग एवरेज रिव्यूज़ भी थोड़े करते हैं और प्राइस भी थोड़ी कर लेते हैं। प्राइस को ज़्यादा रखें। कोशिश करें कि $20-25 से ऊपर वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ। हाँ, 35 से ज़्यादा ना जाएँ, लेकिन 20, 25, 24 इस तरह की एवरेज प्राइस वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रॉफ़िट ज़्यादा अर्न होगा। उसके ऊपर 10,000 टू 15,000, 25,000 वाला हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ सेलर्स की तरफ के कोशिश ये करनी है कि मोस्टली यहाँ पे एफबीए के सेलर बैठे हों। इंडिविजुअल सेलर्स, ना कि होलसेल वाले सेलर्स, ना कि होलसेल वाले सेलर्स। प्राइस में किसी ने मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं करनी होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे 2 लोगों ने की हुई है। ठीक है जी? इस फैक्टर को भी आपने ज़हन में रखना है। सेल्स में आ जाते हैं। अब मैंने सब मतलब 100% लोग जो प्रोडक्ट आप लोग मुझे दिखाते हैं ना, उसमें सेल का फैक्टर तो बहुत बुरा होता है।
आप लोग जो मुझे प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, उसमें सेल किसी की 1000 होती है, किसी की 3000 होती है, किसी की 900 होती है, किसी की 1200 होती है। ये बहुत हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आप लोग मुझे। क्यों मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सेल वाला जो फैक्टर हो वो 200 से 500 यूनिट्स के बीच में होना चाहिए 70% लोगों का। वो इसलिए क्योंकि हमने उनको मैच करना होता है। एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, अगर इस ये 13,000 यूनिट बेच रहा है 30 दिन में, तो हमने अगर कम्पीट करना है तो हमारे ऊपर भी लाज़िम है कि दिन में जितने ये यूनिट सेल करता है ना, हम भी उतने ही यूनिट सेल करें। एक दिन में ये बंदा जितने ऑर्डर ऑर्डर इसको आते हैं, अगर हमें भी एक दिन में उतने ही ऑर्डर आएँगे, तब हम जाके ऊपर रैंक होंगे। अगर हमारे उतने नहीं आएँगे तो हम ऊपर रैंक ही नहीं हो सकेंगे। तो 13,000 यूनिट्स हैं इसके 30 दिन में। एक दिन में कहाँ हम द 200 300 यूनिट इकट्ठे करेंगे। एक दिन में ना, एक दिन में 3 से 4 यूनिट की सेल हो जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी होती है स्टार्ट में, जब आप लोग रैंक हो रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है ये। अभी अभी ये हम लोगों को अभी अगर हम इस चीज़ को समझ जाएँगे ना, तो आगे चल के हम किसी का नुकसान नहीं करवाएँगे या अपना नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है जी? ज़हन में रखें कि सेल वाला फैक्टर 200, 300 मैक्सिमम 500 तक जाए। ये चीज़ का वजह है, मैंने आपको पहले बताया कि सेल्स को मैच करना होता है। अगर 200 वाला है, तो दिन में कितने यूनिट सेल कर रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2-3 यूनिट सेल कर रहा होगा। तो सेल इस वजह से मैंने आपको बताया कि सेल के फैक्टर को आपने ज़हन में रखना है। एक बंदा वो बंदा 200 से 300 यूनिट सेल कर रहा है, दिन में उसको कोई 4 से 5 यूनिट की सेल आ रही है, उसको कम्पीट करना ईज़ी है कि एक बंदा जिसके हो ही 20-30 हज़ार यूनिट सेल हो रहे हैं, दिन में उसको 8-8, 900 यूनिट की ऑर्डर आ रहे हैं, या उसको कम्पीट करना ईज़ी है? ऑब्वियसली जिसके दिन में 2 से 3 यूनिट की सेल हो रही है, उसको कम्पीट करना ईज़ी है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट हंट करेंगे जिसके टॉप सेलर दिन में 3 से 4 यूनिट सेल कर रहे होंगे, 200 से 300 यूनिट उनके सेल हो रहे होंगे, तो उसको कंपेयर करके आप ज़्यादा जल्दी ऊपर रैंक होंगे, ठीक है? और यहाँ पे लाज़िम नहीं है कि एक बंदा है वो अगर 200 यूनिट सेल कर रहा है तो आपके भी 200 ही सेल हों। क्या पता आप उससे अच्छी प्रोडक्ट लेके आओ, आपके जहाँ उसके 200 हो रहे हैं वहाँ आपके 400 हो जाएँ, ठीक है? ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, आपके यूनिट ज़्यादा सेल होंगे क्योंकि आपने उसको कम्पीट करके ऊपर आए हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखना होता है हमें। रेवेन्यू ऑब्वियसली रेवेन्यू अब हम 200 से 300 यूनिट के ऊपर जा रहे हैं हम बात करते हैं कि 200, 300, 400 यूनिट की सेल हो तो उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है कि हम एक ऐसी रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट ढूँढे जिसकी रेवेन्यू 15-20 हज़ार डॉलर की हो। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि प्राइस प्राइस को इंक्रीज़ कर लें। आप एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ जिसकी प्राइस रेंज 20, 25, 30 इस रेंज में हो। तो उसके ऊपर आप ईज़िली 15 टू 20,000 वाला गोल अचीव कर सकते हैं। बीएसआर का फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ है। ये इंडिविजुअल बीएसआर 5000 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का। रेटिंग का भी बताया मैंने आपको। रिव्यू काउंट पे आ जाते हैं अब। जिस तरह सेल वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सेल वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह रिव्यू काउंट वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? रिव्यू काउंट वाले फैक्टर को हम किस तरह देखेंगे? हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मोस्टली टॉप 10 को अगर हम देखते हैं ना रिव्यू काउंट के फैक्टर के अंदर, टॉप 10 या टॉप 15 को हम देखते हैं, तो टॉप 10, टॉप 15 में से मोस्टली लोग वही हों जिनके रिव्यूज़ जिनकी टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ 300, 250, 350 इस रेंज में हो, ठीक है? इंडिविजुअल रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ, 200, 300, 350 इस रेंज में हो, ठीक है जी? इस चीज़ को भी गौर में रखना है। और रिव्यू वेलोसिटी ऑब्वियसली रिव्यू वेलोसिटी हमारी 100 से कम होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में से टॉप 9 या टॉप 8 की जो रिव्यू वेलोसिटी हो वो 100 रिव्यूज़ इन 30 डेज़ से कम हो, क्योंकि ये 30 दिन का हमें डाटा शो करा रहा होता है। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते तो इसका नुकसान क्या होगा? इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हम टाइम बचाने के लिए कहते हैं कि चलो उसको ये एक हाई हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट दे दो, इसकी सेल अच्छी है, तो चलो कोई कोई इश्यू नहीं है, उसने ब्रांड भी रजिस्टर कराया हुआ है, तो जाने दो उसे। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आप लेट्स सपोज़ कल तलाक आप टॉप में आने के लिए आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है जी? लेकिन अब अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो कहता है कि टॉप में वही बंदा मोस्टली आएगा जिसकी सेल वेलोसिटी ऑलरेडी रैंक सेलर के साथ मैच करेगी या उनसे ज़्यादा होगी।
तो आपकी प्रोडक्ट है ही लास्ट पेज में। आप डेली बेसिस पे 3 से 4 लोगों को भेज रहे हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 3 से 4 लोगों को भेज रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। वो थोड़ा-सा उसका रैंक तो इंक्रीज़ हुआ है, वो जहाँ 6वें पेज पे मौजूद थी, वहीं अब वो चौथे पेज पे आ गई हुई है। लेकिन आपको 8-9 दिन हो गए हैं, आप गिव अवे कर ही जा रहे हो, डेली बेसिस पे 3 से 4 लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हो, लेकिन चौथे पेज से आगे आ ही नहीं रही। वजह क्या बन रही है? वजह यही बन रही है कि उधर से आपका जो उधर तक ही आपकी मैच हो रही थी, उससे आगे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी सेल्स हाई है। उनकी जो सेल वेलोसिटी है, उससे आपकी सेल वेलोसिटी मैच ही नहीं कर रही, तो आप उधर से आगे आ ही नहीं सकोगे। ठीक है जी? आपका ऑर्गेनिक रैंक उधर फिक्स हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक रैंक उधर, और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी ज़ाया हो गई। ठीक है? आपकी इन्वेंटरी भी खत्म हो जानी है, नई इन्वेंटरी मंगाने के पास आपके पास पैसे नहीं होने हैं। तो ये नुकसान होता है सबसे बड़ा। ठीक है जी? फिर वो लिस्टिंग को भी आपको बंद करना पड़ेगा। आपके वो जो लिस्टिंग के ऊपर पैसे लगाए हैं, वो भी ज़ाया, ये नुकसान होगा आपको। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, इस चीज़ को गौर में रखते हुए, हमने ये चीज़ को नहीं करना है। अमेज़न का लॉगरिथम क्या कहता है कि अमेज़न का, अब आप खुद देखें कि ये एक लिस्टिंग है। ये 4 साल से, पिछले 4 साल से इधर बैठी हुई है। 4 साल पहले इसने लॉन्च की थी। इसके ऊपर 10,000 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के ऊपर। तो क्या बहुत ईज़ी है इस बंदे को कम्पीट करना। एक ऐसा बंदा जो 4 साल से बैठा हुआ है और आप अभी नए-नए आए हैं अमेज़न के ऊपर, आपने नई-नई प्रोडक्ट की लॉन्च की है, तो क्या आप इसको कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सर ठीक ये है जी? चार तो ये 4,000 जो कहाँ पे लिखा हुआ 4 साल जो आप कह रहे हैं? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? सर वो आप दिखा रहे थे ना इस प्रोडक्ट पे ये 4 साल से इधर है। हाँ, वो मैं लेट्स सपोज़ बताया ना कि फर्ज़ करें ये 4 साल से इधर है। सपोज़ करने की बात की मैंने। ठीक है जी? तो इसके ऊपर 10,000 रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर, तो किस तरह हम इसको कम्पीट कर सकेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है जी? इसको दिन में ही कोई 2-2 3-3 हज़ार यूनिट की सेल आ रही है, तो हम किस तरह दिन में अपनी 2-2 3-3 हज़ार यूनिट की सेल लेके आएँगे? कभी भी नहीं ला सकते। एज़ अ न्यू सेलर हमारे लिए ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इस तरह की प्रोडक्ट अगर हम अपने क्लाइंट को देंगे, तो वो भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा करियर भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी? तो इस चीज़ को गौर में रखें, और जो आप लोग मुझे प्रोडक्ट हंट करके दें, उनके अंदर ये फैक्टर फुलफिल होने चाहिए, लाज़िमन फुलफिल होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उसको नेग्लेक्ट समझें, मैंने उसको अप्रूवल नहीं देना है। ठीक है जी? तो ये चीज़ आप लोगों ने गौर में रखनी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने थोड़ा-सा ना अपनी शीट की तरफ। सर एक ना प्रोडक्ट हंट करके दिखा दें ये सारी चीज़ें जिसमें हों। क्योंकि मुझे मैंने लग आपको रहा दिखाई था तो थी, नहीं मैंने सर वो दिखाई अभी तो थी दिखाई आपको। दिखाई तो है सर आपने और एक दिखा दें जिसमें सारी चीज़ें जितनी आप बता रहे हैं ना वो सारी चीज़ें हों। वो जो एशरे वाली प्रोडक्ट थी, उसके अंदर सारी चीज़ें फुलफिल हो तो रही थी। मैंने किसको दिखाई थी? आप थे उस दिन जब हमने ये हंट की थी? जी सर मैं था उस दिन। हाँ, तो अब उससे ज़्यादा अब आपने भी तो कोई काम करना है ना, या सारा आपने इधर ही छोड़ देना है कि मैं ही आपको सारी चीज़ें हट करके दूँ? जी ये सर काम बिल्कुल आपका ठीक है, हो गया ठीक हो ये गया। काम आपने करना है, टाइम आपके पास है। ठीक है जी? मैंने आपको जी रास्ता सर ठीक। दिखाना है, मैंने तो ऑब्वियसली मैंने तो नहीं अब आपको चीज़ें हाथ पकड़ा के दिखाना कि सर ये टाइप करें, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ क्लाइंट को दे दें। वो आपने करना है, फ्यूचर में भी आपने करना है, और अभी भी आपने ही करना है। ठीक हो गया? जी सर ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं हम अपनी शीट की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जो मर्चेंट होता है, जो सेलर होता है, वो अपने यहाँ जो इन्वेंट्री होता है, वो अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देता है। तो मर्चेंट को इन्वेंट्री कहाँ से मिलती है? उसको भी तो इन्वेंट्री कहीं न कहीं से बनवानी पड़ती है ना, अगर उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ना हो, अगर मेरे पास अपनी फैक्ट्री ना हो, मैं खुद वो प्रोडक्ट ना मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैंने अगर उसको बेचना है तो मैं कहाँ से लूँगा उसको? उसका इतना बड़ा स्टॉक 2-2 3-3 हज़ार यूनिट का मैंने मँगवाना होता है, कहाँ से मँगवाऊँगा? वो चीज़ आज हम देखते हैं। अच्छा जी, होलसेल में उठाना होता है बेसिकली। हम लोग पीछे से इन्वेंट्री को होलसेल में बहुत बड़ी बल्क अमाउंट में उठाते हैं, ठीक है जी? अमेज़न यूएसए में लाते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हैं और उसको सेल करते हैं। पीछे से कहाँ से उठाते हैं हम? पीछे से अलीबाबा से उठाते हैं। alibaba.com
चाइना की सबसे बड़ी होलसेल डीलिंग वेबसाइट है, सबसे बड़ी। यहाँ पे आपको 2, 3, 4, 5 यूनिट इस तरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पे 100% लोग वो आते हैं जो बल्क में इन्वेंटरी उठाते हैं, बल्क में स्टॉक उठाते हैं। मतलब लेट्स सपोज मैंने अमेज़न के ऊपर गार्लिक प्रेस सेल करना है, तो मैं उसकी इन्वेंटरी कहाँ से लेके आऊँगा? मैं अलीबाबा से उसकी इन्वेंटरी को उठाऊँगा। मैं यहाँ के सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा, उनसे कहूँगा कि मेरी इन्वेंटरी को मैन्युफैक्चर करे, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट जितना मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, यहाँ से मैं मैन्युफैक्चर करवाऊँगा। यहाँ से भिजवाऊँगा मैं यूएसए। यूएसए में मेरी जो इन्वेंटरी है वो अमेज़न के पास जाएगी, अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगी और उधर से मेरी सेलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है? अंडरस्टैंड हो गया ये चीज़? अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ना गार्लिक प्रेस सेल करना है। और मैंने सबसे पहले क्या करना है, हमने कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करना होता है। कॉम्पिटिटर सिलेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? एक तो हमने लास्ट टाइम देख लिया कि कॉम्पिटिटर को क्यों सिलेक्ट किया जाता है। एक उसको सिलेक्ट किया जाता है ताकि हम अपने लिए कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम एक टारगेट बना सकें कि हम अगर इस बंदे को टारगेट करेंगे तो हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं, इतनी सेल वेलोसिटी लेके आनी है हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 8 दिनों तक, इतनी रिव्यू वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 30 डेज़ में। तो इस चीज़ को हमने एक तो कल देख लिया। दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगती है कि हमें पता लगता है कि हमने प्रोडक्ट कौन-सी बेचनी है। लेट्स सपोज़ ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है। मैंने इसके ऊपर से सारी बीच वाली चीज़ें निकाल ली कि मेरे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल लेके आनी है, क्या हमारी रिव्यू वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या सेल वेलोसिटी होनी चाहिए और मुझे इसके साथ ये पता लग गया कि मैंने इसी तरह की प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है जी? मुझे प्रोडक्ट का भी आइडिया हो गया। मुझे प्रोडक्ट का पता लग गया कि वो स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मैं इसकी लिस्टिंग में से ले सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मुझे इसकी लिस्टिंग में से टाइटल में से पता लगा कि ये स्टेनलेस स्टील की है। ठीक हो गया। मैंने भी स्टेनलेस स्टील की ही लेनी है, ना कि रस्ट आयरन और दूसरी वाली। और मैं इसी तरह इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करूँगा और मुझे प्रोडक्ट का ए टू ज़ेड आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट मेरी होनी कैसी चाहिए। और जो चीज़ें मैं इसकी यहाँ से लिस्टिंग और बुलेट पॉइंट से स्टडी करूँगा, उनको मैं सेपरेटली लिख भी लूँगा। लिख क्यों लूँगा? ताकि जब मैं आगे जाऊँ, अपने सप्लायर से जिसने मुझे इन्वेंटरी बना के देनी है और उसके साथ मैं बातचीत स्टार्ट करूँ, उसके साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसको मैं बताऊँ कि मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखना है हमने। अलीबाबा सबसे बड़ी दुनिया में आप कह लें कि दुनिया में सबसे बड़ी होलसेल डीलिंग वेबसाइट है। यहाँ पे चीप रेट्स में आपको बल्क में इन्वेंटरी मिल जाती है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर चीज़ों के होलसेल सप्लायर्स यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आपको इंडिया से, जापान से, कोरिया से, हर जगह से यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर और सप्लायर नज़र आएँगे। ठीक है जी? और ये लोग आपको सप्लाई ऑन डिमांड भी देते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ अमेज़न के ऊपर हमें इश्यू ये आता है कि हमारी इन्वेंटरी लेट हो गई है, हमारे पास यूनिट खत्म हो गए हैं, इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत थोड़े टाइम में आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और आपकी प्रोडक्ट को यूएसए में शिप करवाएँगे ताकि आपकी जो लिस्टिंग का स्टॉक एंड होने वाला है, वो दोबारा से रीफिल हो सके। ठीक है जी? तो आज के बाद से हम लोगों ने जब भी अपने क्लाइंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवानी होगी, हम कहाँ से करवाएँगे? अलीबाबा से करवाएँगे। ठीक है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी वाइज़ प्रोडक्ट डिवाइड हुई हुई हैं। बिल्कुल इसका जो एल्गोरिथम है वो अमेज़न से रिलेटेड है, ठीक है जी। यहाँ पे सर्च टैब है हमारे पास, यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ निशेज़ डिवाइड हुई हैं और जिस तरह हम लोग अमेज़न के ऊपर सेलिंग करते हैं, उसी तरह चाइनीज़ सप्लायर अलीबाबा के ऊपर 90% चाइनीज़ सप्लायर हैं। तो उसी तरह अलीबाबा के चाइनीज़ सप्लायर भी यहाँ पे सेलिंग करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? उनमें और हम में फ़र्क क्या है? हम तो किसी से इन्वेंटरी उठाते हैं ना, हम तो किसी से इन्वेंटरी उठाते हैं और आगे सेल करते हैं। अलीबाबा के जो सप्लायर होते हैं, वो किसी से इन्वेंटरी नहीं उठाते हैं। इनकी इनकी 99.99% की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनके पास अपने फैक्ट्रीज़ होती हैं, इनकी अपनी कंपनीज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ठीक है जी? और वो आगे हमें सप्लाई करते हैं, वॉलमार्ट वालों को सप्लाई करते हैं, ईबे वालों को सप्लाई करते हैं। दुनिया में हर जगह इनकी इन्वेंटरीज़ जाती हैं। ठीक है जी? तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किस चीज़ के ऊपर रिलाई करेंगे? हम लोग अलीबाबा के ऊपर रिलाई करेंगे। इसकी जो डीप स्टडी है अलीबाबा की, वो हम आगे चल के करेंगे।
ठीक है जी। अभी आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड वो मेरे से पूछ लें। सर इसमें अली बाबा पे जब हम कांटेक्ट करेंगे अपने मैन्युफैक्चरर के साथ, तो मतलब कि अली बाबा के ऊपर डीलिंग होगी कि उसको हम पर्सनल लेके आएंगे अपनी कांटेक्ट के अंदर? स्टार्ट में हम मतलब लोग जो अली बाबा के साथ ही डीलिंग करेंगे ताकि अली बाबा को एज अ प्रूफ मिल जाए कि हमने इनके साथ कांटेक्ट किया था और हमने इनके साथ नंबर शेयर किया था और फिर हम पर्सनल आए थे। वो एक मॉड्यूल होता है, उसको फॉलो करके चलेंगे। फिर हम ना थोड़ा सेफ साइड पे रहेंगे, वो हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे। सही है, ठीक है, थैंक यू। जी तो उसामा सर रमन। ये अली अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अरे जरूरी है कि अली बाबा से खरीदेंगे अगर हमें लोकली वो चीज सस्ती मिले फिर मार्केट में से, लोकल से क्योंकि अगर बल्क हमें ऑब्वियसली अगर सस्ती मिल क्वांटिटी रही है, उठानी है ना। हाँ ऑब्वियसली अगर आपको लोकल मिल रहा है तो आप लोकल से भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल से हम लोग मोस्टली होलसेल के अंदर करते हैं। प्राइवेट लॉन्च में हम लोग चाइना से ही वैसे सोर्सिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोकल सप्लायर्स हैं और आपको वो चीप रेट में दे रहे हैं बल्क क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली आप लोकल वाले के साथ जा सकते हैं। ठीक है सर मेरा जी क्वेश्चन अब्दुल है, ये नाम। बल्क क्वांटिटी क्या चीज है? बल्क क्वांटिटी का मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, हजारों की रेंज में। जी सर ठीक है मेरा और क्वेश्चन ये था कि ये जो अमेजोन बोले के ऊपर हम बायर ढूंढते हैं और जो हम उससे चीजें खरीदते हैं, तो सर ये सारा कुछ सेफ होता है? मतलब पेमेंट वगैरह सारा कुछ ये अलीबाबा करवाती है या क्या है इसका चक्कर? ये बेसिकली हम जिन लोगों से कांटेक्ट करेंगे ना, वो अली बाबा के साथ रजिस्टर्ड होंगे। तो हम लोग जिनके साथ कांटेक्ट करेंगे ना, उनके साथ हमारा जो मॉड्यूल होगा, जो पेमेंट मेथड होगा, वो सेफ होगा। ओके सही, मतलब कोई फ्रॉड का क्योंकि कुछ और इस तरह फैक्टर, का कोई चक्कर नहीं होगा। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल। अली बाबा के ऊपर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो क्या नाम है, एज अ सप्लायर नहीं है, वो लोग थर्ड पार्टी सेलर है। वो एज अ थर्ड पार्टी, एज अ पहले आपके किसी और से इन्वेंट्री पकड़ते हैं और आगे हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन लोगों को कैसे जानना है, इन लोगों सही से कैसे बचना है, उसको हम स्टडी कर लेंगे। और फिर उस मॉड्यूल को स्टडी करते हुए जो लोग हम क्या नाम है छांटेंगे या जो लोग हम पकड़ेंगे एज हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो लोग असल सप्लायर होंगे अली बाबा के। ठीक सर, सही सही सही, ये सारा भी हम स्टडी करेंगे। करेंगे बिल्कुल। चलें सर ठीक है हम सर। अलीबाबा से अगर खरीदते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, तो वो पैसे हम इनको देंगे अलीबाबा को पहले, फिर वो अमेजोन पे जाकर लगाएंगे? नहीं नहीं, इसका ना बेसिकली मॉड्यूल जो होता है कि जब हमें हमारी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है, तो पैसे हम अली बाबा के थ्रू उस सप्लायर को देंगे। ठीक है, और वो हमारी जो इन्वेंट्री होगी वो शिप करवा देगा। वो इन्वेंट्री हमारी जाएगी अमेजोन के वेयर हाउस से के अंदर, और फिर उधर से हम आगे अपने अमेजोन के बायर्स को सेल करेंगे। आप ऐसा समझ लें कि आपने एक दुकान बनाई है, ठीक है, और उस दुकान के अंदर अब आपको स्टॉक चाहिए। आपने लेट्स सपोज शूज की दुकान बनाई है। अब आप शूज कहाँ से पकड़ेंगे? आप बेसिकली किसी फैक्ट्री ओनर से ही, जो शूज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसी से पकड़ेंगे ना। तो जब वो आपकी इन्वेंट्री रेडी कर देगा, आप उसको पैसे दे देंगे, आपका जो स्टॉक है वो आपकी दुकान में आ जाएगा, और आप अपनी दुकान से आगे अपने बायर्स को सेल करेंगे। ठीक है। तो जी अगर अमेजोन के वेयर हाउस में बल्क क्वांटिटी में भेजना है तो मिनिमम उनकी कोई यूनिट लिमिट भी है? कितने यूनिट मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम इतने यूनिट होने चाहिए, या ये अनलिमिटेड ही है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बेसिकली कोविड-19 से पहले ये लिमिट नहीं थी, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, इसके बाद से अमेज़न ने लिमिट लगा दी है। वो लिमिट ये है कि लिख लें, इस चीज़ को लिख लें, ये बहुत बड़ी लिमिट है कि कोई भी सेलर 200 यूनिट से ज़्यादा की इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं भिजवा सकता। आपकी एक लिस्टिंग है, ठीक है? तो उस एक लिस्टिंग की जो इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगी, वो 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप 200 यूनिट से ज़्यादा भिजवाएँगे, तो वो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी? और दूसरा दूसरा फैक्टर क्या है इसका, कि अगर आपकी एक लिस्टिंग है, उसकी 4 वेरिएशन है, तो आप हर वेरिएशन की 200 यूनिट भिजवा सकते हैं। ठीक है? टोटल कितना होगा फिर आपका? 1200 यूनिट। ठीक है?
सर मेरा वेरिएशन सवाल है होगी कि 800 यूनिट। मिनिमम इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी होती है, मिनिमम लेवल क्या है अमेजोन के वेयर हाउस में? अमेज़न के वेयर हाउस में मिनिमम लेवल ना वो 10 से कम जो यूनिट हो जाते हैं ना, तो वो लो इन्वेंटरी में आ जाता है फिर। वो बेसिकली आपके अकाउंट की हेल्थ को फिर वो अफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश आपने यही करनी होती है कि आपकी जो इन्वेंटरी है ना, वो कभी लो स्टॉक ना हो। वो हमेशा फिल रहे। वेरिएशन का बता रहे थे, वेरिएशन क्या चीज़ है? वेरिएशन का मतलब ये है कि आप एक शर्ट सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ ये शर्ट सेल कर रहे हैं आप। तो एक शर्ट आप येलो में सेल कर रहे हैं, दूसरी शर्ट आप रेड में सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये देखें जिस तरह ये है, ये 4 कलर हैं शर्ट्स के, तो इसकी ये 4 वेरिएशन है डिफरेंट-डिफरेंट। तो ये वाली जो शर्ट है ग्रे वाली, इसके आप 200 यूनिट भिजवा सकते हैं, ब्लैक वाली के 200 यूनिट भिजवा सकते हैं, व्हाइट वाले के 200 यूनिट भिजवा सकते हैं और ब्लू वाले के 200 यूनिट भिजवा सकते हैं, ठीक है? तो टोटल कितने हो गए 800 यूनिट। जी, जी लिख लें, आगे चल के ये बहुत ज़्यादा हमें तंग करेगी, इस चीज़ को लिख लें। तो तो सर सर इस तरह कास्ट तो बढ़ नहीं जाएगी बार बार शिपमेंट, क्योंकि 200 यूनिट जा रहे हैं तो 200 यूनिट पे कास्ट शिपमेंट कास्ट ज्यादा होगी फिर, और इस तरह। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि आपका जो सप्लायर है, आपका जो क्लाइंट है, वो यूएसए में ही रहता है। हम लोग एक ही दफ़ा बल्क में ज़्यादा 1000 2000 यूनिट मंगवा लेंगे। लेट्स सपोज़ हम 1000 यूनिट मंगवाते हैं। एक एक इसका 1000 यूनिट मंगवाते हैं। तो 1000 में से 800 यूनिट हम उधर आपके जो क्लाइंट है उसके घर में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है? और बाकी जो 200 यूनिट है, वो हम अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देंगे, क्योंकि अब गुज़ारा तो करना है। आपकी भी बात बिल्कुल ठीक है कि हम अगर बार-बार शिपमेंट मंगवाएँगे 200 यूनिट के लिए, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। उसका सॉल्यूशन ये है कि हम 800 यूनिट या जितने भी हम मंगवाते हैं, उसमें से रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूनिट्स आपके जो क्लाइंट है उसके घर में स्टोर करवा लेंगे और उनमें से सिर्फ 200 यूनिट अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देंगे। मैं भी यही कर रहा हूँ और बाकी सब लोग भी यही कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो सर मतलब 100 हमारे डिस्पैच हो गए हैं, तो दोबारा फिर वो हमारा सेलर 100 भिजवाएगा अली अली अमेजोन के वेयर हाउस में? 200 मतलब 200 200 मेंटेन करने होते हैं ना मैक्सिमम? बिल्कुल 200 भिजवाए। फिर 200 जब खत्म होने वाले हो गए, 200 में से सिर्फ 50 रह गए या 200 में से 70 रह गए, आपको अमेज़न कहता है कि नया स्टॉक भिजवाओ, फिर आप 200 भिजवा दें, फिर वो खत्म होने वाला हो, फिर 200 भिजवा दें। आपके पास 1000 यूनिट है, उसमें से 400 रह गया, तो 400 अब फिर आपने पीछे अपने अलीबाबा के सप्लायर को कहा कि मुझे 1000 यूनिट की शिपमेंट और भिजवा दो, तो वो उसमें से आपने अपने पास स्टोर कर लिया। तो इस तरह फिर प्रोसीजर चलता है। तो सर ये सर ये डबल सारा टाइप ऑफ शिपिंग नहीं पड़ डबल टाइप ऑफ शिपिंग नहीं पड़ेगी? पहले मतलब पहले हम भेजेंगे अपने सप्लाई सेलर को, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका में रहता हो, वेयर हाउस उसका साउथ में है, तो सेलर को भी शिपिंग पड़ेगी 200 ये यूनिट्स भिजवाने की? नहीं, बेसिकली जो कोरियर सर्विसेज होती है ना, कोरियर सर्विसेज, उनके चार्जेस कम होते हैं और जो शिपमेंट चार्जेस होते हैं ना, जो फ्राइट फॉरवर्डर्स या किसी इंटरनेशनल कोरियर कंपनी के थ्रू करवाए जाते हैं, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि आप 200 यूनिट मंगवाते हैं इंटरनेशनल शिपिंग के थ्रू, उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, या अगर आप इंटीरियर में अपने कंट्री के अंदर ही किसी कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उनसे सिर्फ 200 यूनिट भिजवाते हैं, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली ठीक ठीक हो गया। इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। सर और फिर सर ये क्लेम आपको की सूरत पैकेजिंग सारी में चार्जेस भी आपका पड़ते हैं, उसके साइड चार्जेस भी पड़ते हैं और वो ये सारी सर अगर फिजिबिलिटी आपका हम लोग पढ़ेंगे कि शिपमेंट का इतना बिल्कुल, खर्चा आता है इस जगह से उस जगह, मतलब ये सारी कॉस्ट वगैरह निकालेंगे हम? बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग ए टू ज़ी इस चीज़ को स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह निकालना है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम शिपिंग चार्जेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, लैंडिंग कॉस्ट, एफबीए प्राइस वगैरह सब कुछ उसके अंदर ऐड करेंगे। सर अगर आपका एफपीए अकाउंट हो और क्लेम अगर कोई आए, मतलब आपने कोई जो है वो शर्ट डैमेज है या वो कोई थोड़ा उसमें फॉल्ट था, तो क्लेम सर कैसे होगा? और फिर अली बाबा से हमें अगर वो पीछे से उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो सर वो किस तरह सेटल होता है मामला क्लेम वाला? क्लेम वाला मामला वैसे बहुत ज़्यादा फ्यूचर वाला क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। अगर आपको कोई डैमेज इन्वेंटरी मिल गई थी और वो बायर ने उसको क्लेम कर दिया, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप बायर को कहो
कि आप जो प्रोडक्ट है ना उसको रिटर्न करवा दें और आप बायर को रिफंड करवा दो। लेट्स सपोज उसने $15 की प्रोडक्ट खरीदी थी ना, तो $15 उसको रिफंड कर दो, ठीक है? तो उसका क्लेम दूर हो जाएगा और आप जो इन्वेंट्री थी, जो खराब वाली इन्वेंट्री है, वो अपने पास मंगवाओगे और उसको डिस्पैच करवा दोगे या उसको ज़ाया करवा दोगे, या तो अगर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास इस तरह के यूनिट्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज आपने 200 यूनिट भिजवाए हैं, उसमें से 100 यूनिट ही खराब निकल आए हैं, तो फिर आप वो 100 यूनिट मंगवाओगे वापस अमेज़न से, अपने सप्लायर को कहोगे कि ये 100 यूनिट खराब थे। तो वो उन 100 यूनिट को रिपेयर करके आपको देगा। इसको वैसे इस तरह हैंडल किया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो नॉर्मली लोग 90% लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कोई खराब यूनिट आ जाता है, ज़्यादा यूनिट आते नहीं है वैसे खराब, 1 या 2 ही आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको ज़ाया करवा देते हैं। अमेज़न से कहते हैं इसको ज़ाया कर दो, ठीक है? इसका सॉल्यूशन वैसे ये होता है। और दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर नाजायज़ बायर ने आपकी प्रोडक्ट ली और वो ठीक हालत में आपने उसको दी थी और बायर ने उसको खराब करके आपको वापस किया है, तो उसके ऊपर फिर आप भी सेफ्टी क्लेम ऐड कर सकते हो। उसने बायर ने क्लेम ऐड किया, उसके मुतरादिफ आप सेफ्टी क्लेम ऐड कर सकते हो। वो आगे चल के हम देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं उसको। सर हमने ठीक तो बल्क में चीजें उठानी है अली बाबा से, तो सैंपल के तौर पे 1-2 सैंपल पीस में दे सकते हैं कि वो नहीं देखते? मतलब हम लोगों ने चीज की क्वालिटी चेक करनी है, बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, कि क्वालिटी बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल, हम सैंपल भी हम देखेंगे, सैंपल को हम अपने पास मँगवाएँगे भी, सैंपल को यूज़ भी करते हैं और फिर जब सैंपल हमें पसंद आता है, फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। सैंपल वाला मेथड भी हम यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं जो फ्री में भी सैंपल दे देते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो सैंपल के पैसे लेते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। जी, मोहम्मद अबूबकर आप पूछें। सर मैंने ये पूछना है कि अगर हमारा हम खुद कर रहे हो यानी कि पाकिस्तान में रह के अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, यानी कि अमेरिका में हमारा क्लाइंट नहीं है, तो फिर उसके उसके लिए हम क्या करेंगे फिर? अगर तो हमारा उसके क्लाइंट लिए भी सॉल्यूशन ये है उसका सॉल्यूशन ये है कि वहाँ पे ना यूएसए में बहुत सारे लोगों के पास ना प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, ठीक है? आप उस बंदे को सर्च करोगे जिसके पास प्राइवेट वेयर हाउस है और उसके वेयर हाउस में अपनी इन्वेंटरी रखवा दोगे। लेकिन उसके पहले आप जी सही कंपेयर है। करोगे कि प्राइवेट वेयर हाउस में रखवाने में ज़्यादा फ़ायदा है या बार-बार शिपमेंट करवाने में ज़्यादा फ़ायदा है। वो जब हम आगे जाएँगे, आगे के प्रोसीजर को देखेंगे, हम अपने कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट किया करेंगे, उनसे चार्जेज़ पूछा करेंगे, फिर उन चार्जेज़ को और अपने जो प्राइवेट वेयर हाउस के चार्जेज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे, कौन-सा ज़्यादा रीज़नेबल होगा फिर उसको हम एक्वायर कर लेंगे। जी सही है सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलें। सर जिस तरह आपने कहा है कि अली बाबा से हमने चीज उठानी है, लाइक हम अली बाबा से चीज एक मतलब बल्क में चीज मंगवा रहे हैं, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो हम करेंगे या जिस क्लाइंट ने हमें कहा होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, इतनी चाहिए, तो वो पेमेंट उसके सर पे होगी? बिल्कुल क्लाइंट ही पेमेंट करेगा, हमने क्यों पेमेंट करनी है? बस हमने चीज उसको हंट करके, उसने जो प्रोडक्ट देनी है वो हमने उसको हंट करके देनी है, राइट? अब देखे ना हमने उसको खंड करके दे दी। अब यहाँ से हम लोग अब आने वाले कल 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 ना हम लोग प्रोसीजर स्टडी करेंगे कि अली बाबा के सप्लायर को कैसे हंट करना है। हमारे पास भी तो एक सप्लायर होना चाहिए ना जो हमें पीछे से इन्वेंटरी बना के दे। हम उस सप्लायर को हंट करेंगे और उस सप्लायर को हम अपने उस सप्लायर के साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर मैं, मेरा सप्लायर और मेरा क्लाइंट होगा, ठीक है? तो हम तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा सप्लायर कहेगा कि हमें इतने यूनिट्स चाहिए। मैं उस बंदे से कहूँगा कि आप अपने यूनिट मैन्युफैक्चर करवा दो। वो जब मैन्युफैक्चर करवा देगा, मेरा जो क्लाइंट है वो उसको पैसे दे देगा, वो हमारी इन्वेंटरी भिजवा देगा। सिंपल सा प्रोसीजर है। ओके सर। सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके देना काम नहीं है, हमने ए टू ज़ेड सर्विसेज देनी है। सप्लायर भी हमने ही हंट करके देना है, सप्लायर के साथ कन्वर्सेशन अपने क्लाइंट की भी हमने ही करवानी है, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप बनवाना है वो हमने बनवाना है, ठीक है? उसके अकाउंट को हैंडल करना है वो हमने करना है, सब कुछ हमने ही करना है। वो क्लाइंट वो जो है सिर्फ बस वो पेमेंट इन्वेस्टर है, करेगा। उसने उसने बस पैसे हाँ, लगाने हैं, इन्वेस्टर है बस। पैसे लगाने हैं, बिल्कुल। ओके। जी उस्मान राना आप पूछें। मेरा क्वेश्चन, आपने कहा कि अली बाबा से चीज बाहर बैठे होते हैं, वो बेचते हैं चीजें, ठीक है ना? मतलब वो चीजें बेचते हैं बल्क क्वांटिटी में, या अली बाबा का खुद का वो है, स्टोर है, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अली बाबा वाले, वो उस पे अली बाबा का टैग लगा होगा, हम अमेजोन पे भेजेंगे, वो अमेजोन से बाहर चीज मंगवाएगा, उस पे अली बाबा का टैग लगा होगा, अमेजोन से रही होगी,
इसमें कोई इशू तो नहीं है? अलीबाबा का टैग क्यों लगा होगा? मतलब आपने कहा है ना पहले कि नहीं अलीबाबा वाले खुद भी नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि अलीबाबा का टैग कहीं पे लगा होगा। मैंने बात की है लिस्टिंग के अंदर, जिस तरह आपने अमेजोन के ऊपर देखा ना कि अमेजोन के ऊपर अमेजोन चॉइस का या बेस्ट सेलर का टैग लगा होता है, इससे हम वेरीफाई करते हैं, या प्राइम का टैग लगा होता है, किससे हम वेरीफाई करते हैं कि ये अमेजोन का प्राइम सेलर है, ये कोई धोखा नहीं करेगा। उसी तरह अलीबाबा के ऊपर भी मुख्तलिफ टैग्स होते हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर से हम जिसके ऊपर से हम सप्लायर को हंट करते हैं। लेकिन जब वो हमारी इन्वेंटरी तैयार करवा देगा और उसके बॉक्स हमारे बॉक्स हमें रेडी करके दे देगा, तो उसके ऊपर कहाँ अलीबाबा का टैग लगा होगा? उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा होगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, फॉर एग्जांपल उसकी एवरेज प्राइस होगी $20। तो $20 की प्रोडक्ट हंट करने के लिए मतलब लॉन्च करनी है हमने अपनी प्रोडक्ट A to Z, शुरू से लेके एंड तक, अकाउंट बनाने तक, इन्वेंटरी खरीदने तक, वेयर हाउस पहुंचाने तक, कितने को डॉलर मतलब खर्चा आ जाता है और इसकी प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? बेसिकली प्रॉफिट रेशियो डिपेंड करती है हमारी पर सेल यूनिट के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है। अब हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसके अंदर मिनिमम प्रॉफिट 20 से 25% से ज्यादा हो। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट है वो $10 की सेल होती है, तो उसके अंदर मिनिमम 25% का मतलब $2.5 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। तो आप इसी तरह हिसाब लगा लें कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका अप्रोक्स 25% हमें मिल जाता है, और अगर 30% का प्रॉफिट हमें पर यूनिट की सेल के ऊपर मिलता है तो 30% का, इसी तरह प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। प्रॉफिट मार्जिन 25% से कम नहीं होना चाहिए, ये लिमिट है हमारी। और इन्वेस्टमेंट कितनी की चाहिए होती है सर जी? यूएसए में ऑब्वियसली हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, बेसिकली यूएसए में एक मीडियम रेंज की प्रोडक्ट के ऊपर लॉन्च करने में हमें 15 to 25,000 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पास मौजूद हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये अचानक तो लगती नहीं है, और ना ही $25 के $25 पूरे लग जाते हैं, लगते थोड़ी हैं, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास होनी चाहिए लाजमी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो सर जी ये जिसको हम हायर करेंगे फ्यूचर असिस्टेंट को, उसको कितनी पे करेंगे? आपने वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना है? जी वैसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, उसको वो बिजनेस हम करना पे चाह करते हैं रही है। बेसिकली $300-400 मंथली। अच्छा जी सर, मेरा ठीक है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, मतलब अपनी अपनी अपना अकाउंट लॉन्च किया, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, अपने अपना ब्रांड और ब्लू सपोज मेरे ब्रांड का नाम है, मेरे सेलर का नाम है, तो पर सर अली बाबा से हम किसी और ब्रांड की चीज जो है ना खरीदते हैं, तो मतलब कि ये अजीब नहीं हो जाएगा कि मतलब कि जब हम हमारे बायर के उस पास ये चीज ब्रांड जाएगी? प्रोडक्ट के ऊपर उस ब्रांड का लोगो नहीं लगा होगा। जिस तरह अच्छा आपने बात की ना, आपका ब्रांड और ब्लू है और आप जी। अलीबाबा के ऊपर से उसको लेके, तो उस ब्रांड के ऊपर कौन सा उस प्रोडक्ट का लोगो लगा होगा? मतलब अगर मैं ये चीज लेता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये और ब्लू वाली जैसी ही है प्रोडक्ट, ठीक है, जी इसका इसका जो ब्रांड है, लेट्स सपोज ये निंगोबू इसका ब्रांड है, तो क्या इसके ऊपर इसका लोगो जी लगा होगा? नहीं लगा होगा। ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है कि यहाँ से हमसे सेलर्स नहीं हमसे कांटेक्ट करना है और उन्होंने आगे हमसे प्रोडक्ट लेनी है, तो ये लोग कस्टमाइज भी बनाते हैं। आप अगर अपना लोगो सही। बताएंगे ना कि मेरा ब्रांड है और ब्लू, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्रांड है और ब्लू वो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर नजर आए, मतलब इसके ऊपर लिखा हो और ब्लू, तो वो चीज भी कर देंगे, कस्टमाइज भी कर देंगे वो आपकी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे इस सही चीज की हो गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसका ब्रांड उसकी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा, नहीं, उनको भी पता है कि हमसे मोस्टली उन्होंने ही प्रोडक्ट लेनी है जो आगे अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने ब्रांड के अंडर। ठीक है, तो ये लोग कोई इस तरह का नहीं करते कि अपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उसके ऊपर अपना ब्रांड लिख दें या इस तरह का कोई काम करते हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, कस्टमाइजेशन होती है इनकी प्रोडक्ट के अंदर। ग्रेट हो गया सर, यानी कि इससे ये भी क्लियर हो गया कि अगर हमारे कंपेटिटर्स का मैन्युफैक्चर भी सेम है तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि जाहिर सी बात है पता नहीं लगेगा बायर को कि मैन्युफैक्चर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना आपको यहाँ ओके पे सर, थैंक यू। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नजर आ रही जी है, और यहाँ पे रेडी टू शिप की ऑप्शन भी नजर आ रही है। मतलब अगर हमें फौरी तौर पर इन्वेंट्री चाहिए तो हम रेडी टू शिप वालों में जा सकते हैं कि रेडी टू शिप कौन सी आइटम्स हैं, कौन सी यूनिट्स हमें रेडी टू शिप मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हमें इस तरह का यूनिट सेल करना है तो देखेंगे हम कि ये चीज रेडी टू शिप वाले में अवेलेबल है या नहीं है,
अब ये देखिए हमने इस तरह का यूनिट सेल करना है जितना ओवरफ्लो सेल कर रहा है, तो ये रेडी टू शिप में अवेलेबल है, मतलब ऑन डिमांड इन्वेंट्री मिलेगी इसकी। अलीबाबा पे मोस्टली ये होता है कि हम इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं ना, तो वो बहुत टाइम के बाद जाके ना उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बहुत टाइम ले लेते हैं। तो अगर हम रेडी टू शिप के अंदर जाके देखेंगे ना कि जो प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं वो रेडी टू शिप के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी हमें उसकी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर होकर मिल जाया करेगी। लेकिन वो महंगी भी तो होगी ना। नहीं, महंगी नहीं होगी, प्राइस वही है जो लिस्टिंग के ऊपर आपको लिखी हुई है, ठीक है, महंगी नहीं होगी, बस प्राइस जो लिस्टिंग के ऊपर कस्टमाइजेशन, लिखी हुई है यही हाँ होगी इन सब चीजों को। ये जो कस्टमाइजेशन नहीं ना प्राइस होगी, जो प्राइस वगैरह है या जो हाँ तो यानी कि नहीं कस्टमाइजेशन कह रहे नहीं आप, होगी, मतलब कि जो हम नहीं करना चाह रहे हैं वो कस्टमाइजेशन नहीं होगी, होगी। ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन। आप कस्टमाइजेशन अब बेसिकली अब ये तो ही ना कि आपको ये आज आपने ऑर्डर दिया और कल ही आपको दे देंगे, ऑब्वियसली 1 वीक का टाइम ये लेते हैं, और रेडी टू शिप में भी ना 1 वीक का टाइम होता है। तो उसके अंदर अगर आप पैकेजिंग में कोई कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं ना कि पैकेजिंग के ऊपर मेरा ब्रांड लग का लोगो लगे या पैकेजिंग इस कलर की होनी चाहिए, तो वो हो जाती है 1 वीक के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना है कि अगर हम जस्ट प्रोडक्ट हंट करके देते हैं, जस्ट प्रोडक्ट हंट करके देते हैं, तो उसके लिए क्या प्राइस चल रही है या क्या डिमांड करनी चाहिए? बेसिकली सिंपल प्रोडक्ट हंटिंग में ना हम लोग $50-60 के करीब चार्ज करते हैं एक एक प्रोडक्ट के पीछे, कि अगर हमें क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे एक प्रोडक्ट हंट करके दो, तो हम उसको जो प्रोडक्ट हंट करके देते हैं ना वो $50-60 की होती है इनिशियली, जब हम इनिशियली प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है, जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है और हमारे पास गोल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर सक्सेस स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, जिनके ऊपर सेल भी बहुत अच्छी होती है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा लो होता है, फिर वो प्रोडक्ट्स हम बेसिकली $200-300 की सेल करते हैं। ठीक हो गया। तो सर जी आपको क्या लगता है, मतलब जैसे सैचुरेशन हो गई हुई है इसकी मार्केट में, अमेजोन की मार्केट में, तो प्रोडक्ट मिल जाती है, मतलब इजीली, इतनी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रैंक्ड हैं, तो मतलब कि मिल जाती है इजीली इतनी सैचुरेटेड यूएसए में भी मार्केट में मिलती भी? है, यूएसए में बहुत मुश्किल होती है, मैं इस बात को समझता हूँ क्योंकि इसी वजह से मैंने आप लोगों को ना अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। यूएसए में अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टाइम लगता है इसके पीछे। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लोग यूएसए में अच्छी प्रोडक्ट को हार्ड करने के पीछे 2-2 3-3 महीने भी लगा देते हैं, तो लेकिन जब वो उनको मिल जाती है फिर वो प्रोडक्ट वो $300-400-500 में सेल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यूएसए में प्रोडक्ट को हंट करना आसान बात नहीं है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक प्रोडक्ट हंट करते हो, बेस्ट होती है, अब अपने क्लाइंट को देते हो, लेकिन वो आपसे तो कह देते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं लेनी, आप कोई और हंट करो, लेकिन वो हमसे छुप के वो उस पे वर्किंग भी इसका सोल्यूशन ये होता है कर कि रहा हो। आप उसको प्रोडक्ट का नेम नहीं शेयर करते। आपने एक प्रोडक्ट हंट की है, आप उसको प्रोडक्ट का नाम नेम ना शेयर करो, और आपको कहता है कि मुझे प्रोडक्ट दो, आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो मेरे से प्रोडक्ट लेके भाग जाएगा या वो इस तरह का काम करेगा, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट का नेम छुपा के ना उसको जी बाकी तरह सर। डाटा दिखा दो कि ये देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट आई है, इतनी इसकी सेल है, इतने इसके रिव्यूज हैं, ठीक है, कोई अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है, कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ये इसकी प्राइस रेंज है, ये इसकी रेवेन्यू है, गोल्ड प्रोडक्ट है, तो आप मुझे पेमेंट कर दें, मैं आपको प्रोडक्ट का नेम वगैरह बता देता हूँ। इसका वैसे सोल्यूशन ये होता है, इसको भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे कि ये प्रोसीजर हमने कैसे करना है। अक्सर सर कल ग्रुप्स जो में ना मैंने आपको पोस्ट आ रही होती हैं, वो बंदों ने ना स्क्रीनशॉट लगाए होते हैं, ऐसे भी छुपा होता है और सर्च वालियन नजर आ रहा बिल्कुल, होता है, प्रोडक्ट का नाम भी नहीं एक्शंस होता। भी आपने छुपा लेने होते हैं, ब्रांड नेम्स भी आपने छुपा लेने होते हैं, टाइटल्स भी आपने छुपा लेने होते हैं, और बाय बॉक्स वाला भी आपने पोर्शन छुपा लेना होता है, और बाकी जो कैटेगरी से आगे वाला जितना पोर्शन है ना वो दिखा देना होता है। तो सर मतलब और सर हमारा जो कल पहुंच नहीं जाता, मतलब वो अगर उसके पास भी हीलियम टन है, वही चीजें वो इम्प्लीमेंट करके तो करीब करीब पहुंच ही जाएगा उस प्रोडक्ट के। नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। और सर मैंने ये पूछना है कि कल जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उसमें ऑलमोस्ट वो फुलफिल हो रहे थे, लेकिन उसका रेवेन्यू था वो 30,000 था, एवरेज रेवेन्यू। तो अ, आपने कहा कि वो 70% यानी कि सही है। हम्म। तो उसमें मेरे ख्याल जब से जो मैंने आपने सेंड की थी उसके अंदर एक दफा अमेजोन भी आ रहा था। सर मुझे तो नज़र नहीं आया वैसे। तो बाय बॉक्स में एक दफा अमेजोन बैठा हुआ था
वो 2 दफा बेसिकली, एक दफा अमेज़न वेयर हाउस बैठा हुआ था और एक दफा सिंपल अमेज़न बैठा हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा था कि 70% है। सही है सर। अच्छा जी, उस्मान राना आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी हाफिज़ नहीं आप सर पूछें। जी सर पूछना था, ये हम मैनुअल अगर हंटिंग कर रहे हैं तो एंड वाले पेजेस पे जाके हमें अगर कोई प्रोडक्ट मिलती है तो एक्सेल रन जो फिर एंड वाले पेजेस पे करेंगे हम। क्यों? एंड वाले पेजेस का क्या मतलब? मतलब अमेज़न पे प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते हम मतलब 8वें 9वें पेज पे आ गए, वहाँ पे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर कोई मिलती है ब्लैक बॉक्स में या अमेज़न के ऊपर? अमेज़न के ऊपर। अच्छा, लास्ट पेज पे आ गए हैं, तो वो उसका एक्सेस आपने रन क्यों करना है? आपने लास्ट पेज के ऊपर रैंक होना है या पहले पेज के ऊपर रैंक होना है? ऑब्वियसली आपने मतलब पहले पेज के ऊपर रैंक होना है, तो आप पहले पेज के ऊपर ही एक्सेस रन करेंगे। सर मैंने वो अभी दोबारा से देखा, उसमें अमेज़न तो नहीं मुझे नजर आया, अमेज़न लिखा हुआ। चलिए आप मुझे दोबारा उसकी स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं दोबारा उसको चेक कर लेता जी अगर सर। लास्ट पेजेस पे जाके सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट का रैंक ही कम होगा, तो हमें तो पहले 8 रैंक के अंदर चाहिए प्रोडक्ट। बिल्कुल ऑब्वियसली। अगर आप कहेंगे सर पहले पेज के ऊपर अमेज़न बैठा हुआ है, तो इस वजह से हम लास्ट पेज के ऊपर जाके एक्सरे रन करते हैं और लास्ट पेज वाला एक्सरे हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो जाता है। ये तो मतलब फिर अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी ना। हमने लास्ट पेज पे थोड़ी रैंक होना है, हमने तो पहले पेज पे आना है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने भी आपको 2 प्रोडक्ट शेयर करवाई थी, आप उन्हें भी देख लें काइंडली व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के ऊपर मेरे ख्याल से अच्छा ये आई हुई है। चलिए मैं देख लेता हूँ इनको। वो मुझे ना आप लोग बेसिकली ना सजेशंस भेजते हैं, आप लोग प्रोडक्ट नहीं भेजते हैं। आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं और उन सब की ना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि मुझे आप वो प्रोडक्ट भेजें जो आप फाइनलाइज करके भेजें, ना कि सजेशंस भेजें, ठीक है? सर बेसिकली दोनों प्रोडक्ट्स जो ऐसी थी जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही थी, तो वो मैंने सर भेजी थी, आप काइंडली इसको देख लें। फिर प्रोडक्ट आपने भेजी है, इसका तो सीधा ही मैं इनकार करूंगा क्योंकि इसके अंदर 2 दफा अमेज़न आ रहा है। जी सर बाय बॉक्स में आ रहा है। सर मैंने भी आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है, वो भी देखिएगा। मैं देख लेता हूँ। जो सेकंड वाली है इसकी एवरेज रेवेन्यू बहुत लो है। सर रेवेन्यू इसलिए इसका लो है कि ये मतलब प्रोडक्ट जो है वो काफी सस्ती सी प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे नहीं है वो। हाँ तो मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया है ना कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसकी प्राइस रेंज अच्छी हो। अब आप लोग जा ही कोई 4-4, 5-5 या 10-10 प्राइस वाली प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, तो उसकी रेवेन्यू भी तो लो नहीं है फिर। सही सर। सर जी बोलें। वो मैंने ये कहना था, जैसे ये गार्लिक प्रेस की जो प्रोडक्ट्स हैं ये नजर आ रही हैं, ठीक है, हमने भी गार्लिक प्रेस की प्रोडक्ट्स को बनवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है, तो उसका भी स्ट्रक्चर इस जैसा होगा तो फिर तो सेम हो जाएंगे, या फिर हम अब उन्हें यहाँ पे कहेंगे कि डिपेंड हमारा करता है कि स्ट्रक्चर नहीं नहीं स्ट्रक्चर सेम हो जाए। अभी देखिए ना, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ओरबिलो वाला भी ना बिल्कुल इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन अमेज़न पे एक ही तरह की प्रोडक्ट सेल की जाए ना तो वो अलाउ होती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसकी इमेजेस चेंज करवा लेनी है। इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, अभी हम लोग बहुत तेज जा रहे हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज करवा लेना। अगर हम देखेंगे ओरबिलो ने किस तरह की इमेजेस लगाई हुई है, इस तरह की लगाई हुई है, हम लोग किसी और तरह की इमेजेस बनवा लेंगे अपनी प्रोडक्ट की, ताकि उसको भी कोई मसला ना हो। ठीक है जी ठीक है।